गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम कहाँ तक कर लिए थे? नस्ट इक्वेशन सबको सॉल्व करने भी आता है, कुछ को प्रॉब्लम है वो नस्ट इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो लॉग को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी लिख दिए। बेसिकली लॉग मैथ में पढ़ने के लिए मिलता है तो पढ़ा हुआ होगा, एक बार फिर से प्रॉपर्टी चेक करो और फिर वापस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना, क्वेश्चन हो जाएगा। केमिस्ट्री में सिर्फ नॉस्ट इक्वेशन समझाना था कैसे यूज करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन तो मैथ का पार्ट है। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, एक बार लॉग वाला प्रॉपर्टी लास्ट में बता देंगे कैसा होगा। आज दो टाइप के सेल देख रहे हैं, एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल और एक कंसंट्रेशन सेल। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसंट्रेशन सेल इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट पे फोकस ज्यादा करना है, इससे इनको मतलब नहीं है क्योंकि ये वाला सेल हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। देखो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल पहले पढ़ लेते हैं। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल होता क्या है? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ था? करंट का फ्लो हुआ था। करंट का फ्लो किसके कारण हुआ था? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हुआ था। गैल्वेनिक सेल वही जो शुरू से पढ़ रहे थे, ऐसे दो, एक जिंक वाला लिए थे और एक क्या लिए थे? कॉपर वाला। तो ये वाला गैल्वेनिक सेल था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट का फ्लो हुआ था। इसमें जो हम एलिमेंट लेते हैं वो कैसा होता है? देखो डिफरेंट एलिमेंट यूज करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट का मतलब होता है कि एक जिंक का रॉड था तो एक किसका रॉड था? कॉपर का रॉड था। ये रॉड हमेशा डिफरेंट होता है। तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल डिफरेंट एलिमेंट के इलेक्ट्रोड से बना होता है। अब देखो यहाँ पे करंट का फ्लो किस कारण हुआ था? जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे तो वहां पे एसआर की वैल्यू अरेंज था, तो डिक्रीजिंग में जा रहे थे डाउन द, तो एसआर की वैल्यू क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो बोले थे कि एक वैल्यू को ऊपर से लेंगे और एक वैल्यू को कहां से लेंगे? नीचे से। जैसे एक वैल्यू ऊपर से लिए, जैसे ये -0.76 वोल्ट, और एक वैल्यू नीचे से ले लिए जैसे 0.3 वोल्ट। अब देखो ये दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस के कारण ही तो क्या हो रहा था? करंट का फ्लो हो रहा था। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या था? करंट का फ्लो करवा रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इलेक्ट्रॉन से किसका फ्लो? करंट का फ्लो। लेकिन ये डिफरेंस कभी ना कभी क्या हो जाएगा? ये एक तरह से एक ज्यादा है और एक कम है, तब तक ये सेल क्या कर रहा है? वर्किंग कर रहा है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे क्या होगा? एक का बढ़ते जाएगा और दूसरा का कम होते जाएगा, और एक समय आएगा जब वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा उस समय सेल वर्किंग करना क्या कर देगा? काम बंद कर देगा, मतलब सेल डेड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि वापस सेल काम करना खत्म कर दी। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो ये सेल का वर्किंग हो गया, जो ये नॉर्मल गैल्वेनिक सेल था। इसमें मेन बात जो याद रखने वाला है, ये ई नॉट सेल जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब देखो अगर हम एक जिंक का मेटल का इलेक्ट्रोड लिए हैं और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लिए हैं, तो ई नॉट सेल कैसे फाइंड करते थे? ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते थे? ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। तो देखो अगर एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड यूज करेंगे तो इसका कोई वैल्यू अलग होगा और इसका कुछ वैल्यू अलग होगा। मतलब सपोज करो कि इसका 5 है, इसका कितना है? 4 है, कुछ भी हो, तो ये वैल्यू कभी भी क्या होगा? इसका अलग रहेगा और इसका अलग रहेगा, तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ आएगा, चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, पर ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला कौन सा है? कंसंट्रेशन सेल। ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट को अच्छा से देखना। ये कंसंट्रेशन सेल का थ्योरी ऊपर वाला ही है, सब कुछ एज इट इज लिख देना। कंसंट्रेशन सेल किसको कहते हैं? बस यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट है वो नहीं होगा, उसके जगह कैसा एलिमेंट यहाँ पे लिखना? सेम टाइप के एलिमेंट होगा। तो पूरा एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना, और लास्ट में क्या करना? सेम एलिमेंट। तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट और इसमें सेम एलिमेंट। अब सेम एलिमेंट का बना होगा, जैसे यहाँ पर दिखा दिए हैं जिंक, और इसी का सॉल्यूशन है ZnSO4 का। एक साइड एनोड साइड भी और कैथोड साइड भी ये है जिंक
का सॉल्यूशन और जिंक का ही रॉड है। बस चेंज क्या हुआ है, इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन कितना है C2, मतलब C1 मोल कंसंट्रेशन और इसका C2 मोल कंसंट्रेशन। तो खाली केवल कंसंट्रेशन, यहाँ जिंक प्लस का कंसंट्रेशन चेंज है और यहाँ पे जिंक प्लस का कंसंट्रेशन चेंज है। ये सल्फेट लिखा हुआ है, इससे को कोई मतलब नहीं है, इसी को हम सिंपल फॉर्म में कहाँ लिख दें, नीचे इस फॉर्म में Zn ये +2 में जाएगा क्योंकि सल्फेट का यहाँ -2 आएगा तो इसके ऊपर कितना आएगा +2, तो Zn +2 इसका कंसंट्रेशन कितना C1 मोल, यहाँ पे क्या होगा +2 में इसका कंसंट्रेशन C2 मोल और Zn सॉलिड। तो यहाँ पे देखो एक साइड जिंक का मेटल था इलेक्ट्रोड था और एक साइड का था कॉपर का इलेक्ट्रोड, पर यहाँ एक साइड जिंक का इलेक्ट्रोड है और दूसरे साइड में किसका इलेक्ट्रोड है जिंक का। सिर्फ चेंज कहाँ आया है कंसंट्रेशन में, दोनों में चेंज आया है, कंसंट्रेशन में चेंज। तो पहला तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ डिफरेंट और यहाँ सेम एलिमेंट। अब देखो ये वाला ई नॉट सेल यहाँ पे क्या होता था, कभी भी 0 नहीं होता था, लेकिन ई नॉट सेल यहाँ पे जो होगा वो हमेशा ही 0 होगा, कभी भी कोई वैल्यू नहीं आ सकता। ये अगर हम ऑलवेज 0 भी बोले तो सही है, हमेशा 0 होगा। अब सपोज करो 0 होना ही है। देखो अगर हम रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, एक रिएक्शन कहाँ होगा एनोड पे और एक रिएक्शन कहाँ होगा कैथोड पे। तो पहला रिएक्शन एनोड वाला लिख दिए जो ऑक्सीडेशन वाला था, लिख दिए। दूसरा कैथोड वाला लिख दिए जो रिडक्शन वाला था। ये वाला देखो ये C1 लिखे यहाँ पे जो इसका मोलर है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, C1 मोलर। यहाँ पे क्या है इसका जब रिडक्शन हो रहा था तो कौन सा मोलर था C2 मोलर। अब देखो ये ई नॉट सेल क्यों 0 हो जाता है, किसका रॉड है जिंक का रॉड है और जिंक का एक बार क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन। सपोज करो कि जिंक का ऑक्सीडेशन जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली हम नहीं लिख रहे हैं, ये कोई भी वैल्यू मान लो कि ऑक्सीडेशन वैल्यू -1 है और अगर ऑक्सीडेशन वैल्यू -1 है तो रिडक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा +1। तो क्या ये हमेशा एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, चाहे कोई भी वैल्यू। सपोज करो कि रिडक्शन वैल्यू कितना है SRP कितना है 2 है, तो अगर जिंक का ही ऑक्सीडेशन लेंगे तो कितना हो जाएगा -2, मतलब ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड ही क्या था डिफरेंट था। तो यहाँ सेम एलिमेंट का इलेक्ट्रोड होने के कारण एक वैल्यू प्लस में आएगा तो दूसरा वैल्यू किस में आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगर एक प्लस में वैल्यू है और एक नेगेटिव में है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल करेगा। कैंसिल करने का मतलब ई नॉट सेल हमेशा यहाँ पे क्या होने वाला है कंसंट्रेशन सेल में 0 होने वाला है। अब इसका थोड़ा नस्ट इक्वेशन हम देख लेते हैं कि नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए वही रिएक्शन है जो लिखना सीखा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम समझाते हैं तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn सॉलिड क्या हो गया कैंसिल। पर हम Zn2+ और यहाँ पे भी Zn2+ है, इसको कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं कैंसिल करेंगे, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन C1 मोल है और इसका कंसंट्रेशन C2 मोल। तो इसका कंसंट्रेशन में चेंज है, कंसंट्रेशन में चेंज है, इसलिए हम इस +2 को और इस +2 वाला को कैंसिल नहीं कर सकते। ये कैंसिल हो गया क्योंकि सॉलिड का हम एक्टिव मास कितना मानते हैं 1 ही मान के चलते हैं। सॉलिड जब भी लिखा हुआ था तो हम नस्ट इक्वेशन में सॉलिड को 1 मान लिए थे, सॉलिड से हमको कोई काम नहीं था, तो ये कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। पर ये वाला पार्ट को कभी कैंसिल मत करना, चेक कर लेना कि कंसंट्रेशन क्या है, अगर सेम हुआ तब तो कैंसिल हो सकता है, पर यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो ये कैंसिल नहीं हुआ। तो ये C2 मोल कंसंट्रेशन और इधर वाला कौन सा था C1 मोल। अब नस्ट इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। जब हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देंगे, ई सेल इनॉट सेल -0.59 बाय n क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना आया है 2। देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो नंबर n इक्वल टू कितना आया है 2, इलेक्ट्रॉन तो 2 आया है, log p बाय r प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ई नॉट सेल तो कंसंट्रेशन सेल के लिए हमेशा भी क्या होगा 0, तो ये वाला वैल्यू तो क्या हो गया 0, तो ये वाला वैल्यू 0 हो गया, तो उसको हटा दिए, बचा क्या -0.59 बाय n की जगह 2 log प्रोडक्ट में क्या था, प्रोडक्ट में Zn+2 वाला C1 मोल, तो C1 मोल कंसंट्रेशन लिखे और रिएक्टेंट में क्या आया था
रिएक्टेंट में C2 मोल लिख दिए। तो ये आ गया मेरे पास एक फॉर्मूला किसके लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए। तो कंसंट्रेशन सेल जब भी हो तो इसी फॉर्मूला पे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। E नॉट तो हमेशा 0 रहने वाला है। अब देखो एक फॉर्मूला और भी जनरेट होता है, यहाँ पे कर नहीं रहे क्योंकि सब लास्ट इक्वेशन एक ही है, एक ही जैसा आता है। बस ये वाला सॉल्व करना सीख लो कि लॉग के प्रॉपर्टी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी लास्ट इक्वेशन में कोई भी पार्ट नहीं छूटा हुआ है। अब देखो लास्ट इक्वेशन में एक और क्या आता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो एक और मिलेगा, वो डेराइव करवा देंगे या फिर छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में ही हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर कोई गैस का इलेक्ट्रोड होता तो गैस के लिए तो पहले Pt लिखते हैं, फिर H2 गैस और फिर H प्लस एक्वस इस टाइप का, और इधर भी एक रिएक्शन होगा, ये पहले एनोड साइड पर लिखते। अब ये समझ करो कि 1 मोलर है, यहाँ कुछ गैस का प्रेशर है, एक बार दे दिया है, एक बार प्रेशर दिया हुआ है, तब रिएक्शन फिर से क्या होता, इसी टाइप से चलता। E नॉट से आता या नहीं आता वो चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता, log P बाई R जो प्रोडक्ट बाय रिएक्शन है, इस बार मोल भी है और क्या है, प्रेशर भी है। तो मोल भी है तो यहाँ कंसंट्रेशन जैसे है वैसे कंसंट्रेशन रहेगा C1C2, लेकिन प्रेशर भी है तो इसको भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देते, P1 बाई क्या कर देते, P2 जो भी मिलता, मतलब इधर प्रेशर और इधर प्रेशर, P1 बाई P2। तो ये एक और डेरिवेशन हो जाता। फिर क्या होता है, फिर बस वही लॉग का प्रॉपर्टी है, ये सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो हम वो वाला पार्ट को अभी यहाँ पे डेराइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्रेशर भी होता तो कैसे यूटिलाइज करते हैं। हाँ, एक बात बताए थे, जब बैलेंस करते हैं तो अगर वो कोफिशिएंट कुछ भी आता है तो पावर में जाता है। अगर 2 कोफिशिएंट आएगा तो पावर 2 हो जाएगा, 3 कोफिशिएंट तो पावर में 3 चल जाएगा, जितना आएगा उतना ही हो जाएगा। ये पहले लॉग का प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। लॉग A इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B। लॉग A बाई B क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B। लॉग A ऐसे लिखते हैं, A नीचे से कहा जाता है ऊपर, और ये क्या बन जाता है, लॉग B। यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए दिए थे उसमें लॉग का ये वाला प्रॉपर्टी यूज में आया होगा, लॉग A टू द पावर क्या है, B। तो A टू द पावर B हो तो B को कहाँ लिख देंगे, बाहर लाएंगे, मतलब इस साइड लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, B लॉग A। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है 1.47 वोल्ट था। जो भी कमेंट किया था सबका सही आंसर है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। कुछ लॉग का प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। लॉग बेस में हम हमेशा यहाँ पे कहीं लिखे हुए नहीं है, लेकिन हर जगह बेस में क्या मान के चलना है, लॉग बेस 10। तो हर जगह लॉग बेस 10 ही है। लॉग बेस 10, लॉग 1 का जो वैल्यू होगा वो 0, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, लॉग 3 का वैल्यू 0.47। तो ये लॉग का वैल्यू है। लॉग 10 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1। यहाँ पे नीचे बेस नहीं लिखा है, बेस ऑलरेडी अंडरस्टूड रखना कि लॉग में सब जगह क्या है, बेस 10 है। तो ये लॉग 10 तक का हम वैल्यू लिख दिए हैं। अब देखो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ई सेल बताना है और इस क्वेश्चन में भी ई सेल बताना है। मतलब क्या लिखना है, लास्ट इक्वेशन लिखना है इसका भी, और इसका भी क्या लिखना है, लास्ट इक्वेशन लिखना है। लास्ट इक्वेशन लिखने के लिए पहले रिएक्शन लिखो, फिर उसको सॉल्व करो। यहाँ भी रिएक्शन लिखो और सॉल्व करो। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट में कर देना। और हाँ, पहले जो करेगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगा, पर दोनों आंसर सही होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। कुछ लॉग के यहाँ जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो ये लॉग यहाँ पे 13 यूज आएगा, सॉल्व करते वक्त मिलेगा। इसका 1.1 होता है वैल्यू, ये याद रखना। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो लॉग 13 आएगा और इसका वैल्यू 1.1 ले लेना। ये दोनों सॉल्व कर देना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कंसंट्रेशन सेल में 2 बात याद रखना कि
एलिमेंट कैसा होता है, डिफरेंट, और ई नॉट से हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे।